हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेनेनबाम एंड लिकरेट की दो थ्योरीज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेनेनबाम एंड शमिट की लीडरशिप थ्योरी। रॉबर्ट टेनेनबाम एंड वॉरेन एच शमिट ने सन 1958 में 1958 में सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी को और एक क्वांटम को डेवलप किया था। तत्पश्चात उन्होंने 1973 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए। उन्होंने इस जो पैमाना था उसको इस प्रकार के नेतृत्व व्यवहार और नेतृत्व शैलियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। उनके द्वारा विकसित किए गए पैमाने पर प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि आपको शो हो ही रहा है आपके स्लाइड में। इसमें टेनेनबाम और शमिट ने नेतृत्व के लीडरशिप के दो एंड्स बनाए, एक्सट्रीम एंड बनाए, जिस पर अलग अलग शैलियों को दर्शाया गया। बाईं ओर पर एक हाईली बॉस सेंटर्ड लीडरशिप थ्योरी को बताया गया और दाईं ओर हाईली सबऑर्डिनेट सेंटर्ड थ्योरी लीडरशिप को बताया गया। इन दोनों को इस तरह से एक्सट्रीम एंड पर बताया गया है। फिर है कि इसके जो हाईली जो बॉस सेंटर्ड थ्योरी है उसको दर्शाने का सीधा सा मतलब यही है कि एक नेता, एक नायक सभी अपने अधिकार अपने हाथ में अगर केंद्रित रखता है तो ऐसा नायक निरंकुश या तानाशाही प्रवृत्ति का होता है। तो ऐसा नायक अपने अधीनस्थों पर सत्ता का अत्यधिक प्रयोग करता है और अधीनस्थों को कोई अधिकार नहीं देता है। इसे ये स्पष्ट होता है कि इस पैमाने पर इस तरह के जो पैमाने हैं वो एक लीडरशिप की थ्योरी को डिसाइड करने के लिए योग्य माने गए। फिर है कि दूसरी ओर देखो, ये अभी हमने जो बताया वो था हमारा बाईं ओर हाईली बॉस सेंटर्ड लीडरशिप में। अब है दाईं ओर में था हाईली सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप थ्योरी। तो ये जो स्टाइल है ये दिखाता है कि नायक जो है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर पूर्णतः विश्वास करता है, यानी नायक जो है वो अपने अधिकारों का विकेंद्रीकरण कर रहा है, अपने अधिकारों को डिसेंट्रलाइज करते हुए वो लोगों को डेलीगेट कर रहा है, डेलीगेशन दे रहा है कि आप अपने अधिकारों का यूज कीजिए और उन अधिकारों के बदले में अपने दायित्व को उत्पन्न कीजिए। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि दोनों पैमाने के दोनों ही चरम जो एक्सट्रीम एंड है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जो जो इस पैमाने के बाईं ओर से दाईं ओर के बढ़ते हैं, अधीनस्थों की स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है। देखिएगा आप इस स्लाइड में। फिर है नायक की अधिकार सत्ता घटती है, जो इसके विपरीत दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ बढ़ते हैं तो अधीनस्थों की स्वतंत्रता घटती हुई नजर आती है तथा नायक की अधिकार शक्ति बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो इन दोनों चरमों के भी जो 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 एक्सट्रीम एंड्स है उन दोनों को इस नेतृत्व शैली के हिसाब से इमेजिन किया गया है। अब इसके अनुसार कुछ इसमें अलग से कुछ नायक के एक लीडर का बिहेवियर शो किया गया है। तो चलिए वो देख लेते हैं कि प्रबंधक निर्णय लेता है और घोषणा करता है कि एकदम लेफ्ट से राइट, एकदम लेफ्ट पर होता है और जब वो डिसीजन लेता है तो वो अपने अधीनस्थों को सूचित कर देता है और अधीनस्थ भी उस निर्णयों को यथावत क्रियान्वयन करने हेतु बाध्य होते हैं, क्योंकि वो पूर्णतः क्या होता है, लेफ्ट साइड वाला निरंकुश होता है। फिर प्रबंधक निर्णयों को स्वीकार करवाता है कि प्रबंधक नायक स्वयं निर्णय लेता है और अधीनस्थों से उन निर्णयों को स्वीकार करवाता है या उन्हें स्वीकार करने हेतु बाध्य करता है। फिर है हमारा थर्ड कि प्रबंधक विचार प्रस्तुत करता है तथा प्रश्न आमंत्रित करता है। फिर है प्रबंधक संशोधन योग्य अंतरिम निर्णय प्रस्तुत करता है और अपना निर्णय प्रस्तुत कर पर उस पर विचारों को आमंत्रित किया जाता है तथा उन विचारों को ध्यान में रखते हुए एक लीडर डिसीजन लेता है। आवश्यकता हो तो उसमें कोई भी संशोधन भी कर सकते हैं। फिर है कि प्रबंधक समस्याएं रखता है और अधीनस्थों से सुझाव मांगता है तथा निर्णय लेता है वो। फिर प्रबंधक द्वारा निर्णय की सीमा निर्धारित की जाती है, अधीनस्थ निर्णय लेते हैं, प्रबंधक और अधीनस्थ संयुक्त रूप से निर्णय ले सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ इसके लीडर के कुछ बिहेवियर थे जो इस अगर स्टाइल को यूज़ करते हैं तो इसके बाद ये इफेक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे।
फिर है कि इस शक्तियों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किसी विशिष्ट नेतृत्व शैली का चयन करना चाहिए। तो कौन कौन सी परिस्थितियों को ध्यान में रखना है? सबसे पहला कि लीडर के व्यक्तित्व में व्याप्त शक्तियाँ कितनी है, वो देखना है कि इसमें ज्ञान कितना है, नॉलेज कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, कितना सबऑर्डिनेट पर ट्रस्ट करता है, वो सारी चीज़ें देखनी है। फिर है अधीनस्थों में व्याप्त शक्तियाँ कितनी है, यानी उसका बैकग्राउंड, एजुकेशन, नॉलेज, फिर है कि एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी देखनी है आपको। उसके बाद आपको लीडरशिप की ये स्टाइल सेलेक्ट करनी है। फिर है परिस्थिति में व्याप्त शक्तियाँ कितनी हैं, कि यानी कि इंस्टीट्यूट का आकार कितना है, जटिलता, संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति और संगठन की संरचना कैसी है, सामाजिक मूल्य कैसे, संस्था की परंपरा कैसे है, ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर फोर्थ देखना है कि संगठनात्मक और सामाजिक वातावरण की शक्तियाँ देखनी है। टेननबाम और श्मिट ने सन 1973 में जब अपने नेतृत्व पैमाने पर संशोधन किया था, तो उन्होंने सर्वाधिक महत्व संगठनात्मक वातावरण और सामाजिक वातावरण को दिया था। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि ये दोनों वातावरण भी नेतृत्व की शैली को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। इन वातावरण के घटकों में इन्हें उपभोक्ता आंदोलन, श्रम आंदोलन आदि को सम्मिलित किया था और इन्हीं के बेस पर एक प्रबंधक, एक नायक को चुनना चाहिए। तो ये जो चार थे, सबसे पहला था हमारा कि कौन सी कंडीशन को देखते हुए हमको स्टाइल चूज करना है, नायक के व्यक्तित्व को, अधीनस्थ की शक्तियों को, परिस्थितियों में कितनी शक्तियाँ, और फिर संगठन की शक्तियाँ कितनी है। ये चारों कंडीशन देखते हुए हमको क्या करना है, अपनी स्टाइल को सेलेक्ट करना है। अब यहीं तक अब हम पढ़ लेते हैं लिकरट की थ्योरी। अब तक हमने जो पढ़ा वो था हमारा टेननबाम श्मिट की थ्योरी। अब हम लिकरट के फोर्थ सिस्टम थ्योरी देख लेते हैं। प्रोफेसर रेनिसन लिकरट तथा उनके सहयोगियों ने मिशिगन विश्वविद्यालय में नेतृत्व शैली का व्यापक शोध अध्ययन किया। इन शोध अध्ययनों के आधार पर उन्होंने नेतृत्व की 4 प्रणालियों का विकास किया। Likert management system or management style developed by Renis Likert in 1960. He has outlined 4 systems of management to describe the relationship, involvement, roles of managers, subordinate in industrial settings. He based the system on study of highly productive supervisor and their team members of an American insurance company. Later, he had G. Likert revised the system to apply to educational settings. They initially intend to spell out the role of principal, students, and teachers. Eventually, others such as a superintendent, administrator, and parents were included. The management system established by Likert include exploitative, benevolent, and consultative and participative. तो आइए अब हम इन चारों सिस्टम्स को देख लेते हैं कि होती क्या है ये सिस्टम। सबसे पहला हमारा एक्सप्लॉइटेटिव यानी शोषणकारी, निरंकुश या अधिनायकवादी नेतृत्व। लिकरट ने नेतृत्व की प्रथम प्रणाली में ये बताया है कि ऐसे नायक अधिक निरंकुश होते हैं। उन्हें अपने अधीनस्थों पर बहुत कम भरोसा और विश्वास होता है। वे अपने अधीनस्थों से कार्य करवाने हेतु भय और दंड का सहारा लेते हैं। वे कभी कभी ही अपने अधीनस्थों की प्रशंसा करते हैं या पुरस्कार देते हैं। वे स्वयं सभी निर्णय करते हैं तथा प्रशासन व्यवस्था भी अधोगामी संचार पर चलती है। इन एक्सप्लॉइटेटिव ऑल्टरनेटिव सिस्टम लीडर्स हैव लो कंसर्न ऑफ people and use methods such as a threat and other fear-based method to get their works to confirm. As a result of these methods, employees immediately have excellent performance upon entering the organization. Oftentimes, negative feelings are to follow once they settle in. Communication and entirely downwards and psychological concern of people are ignored. Employees are expected to exceed their specified work hours, creating negative work environments in organization. Upper management force a large workload on employees. However, wages, monetary benefits and work satisfaction don't accompany the work. तो इस तरह से हमारे जो कर्मचारी है वो डिमोटिवेट हो सकते हैं। फिर सेकंड है हमारी बेनवॉलेंट, हितकारी, शुभचिंतक
निरंकुश नेतृत्व। इसमें नायक जो होते हैं वो अपने अधीनस्थों को संरक्षण प्रदान करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और विश्वास करके उन पर दया भाव दर्शाते हैं। इस शैली को अपनाने वाले प्रबंधक सभी निर्णय स्वयं ही करते हैं, किंतु अधीनस्थों को उन निर्णयों के क्रियान्वयन में थोड़ी स्वतंत्रता दी जाती है और उन्हें दंड न देकर, भय नहीं दिखाकर उनको अभिप्रेरित करके कार्य करवाए जाते हैं। Benevolent system use less control over employees than the exploitative system. However, this system motivates employees through potential punishment and rewards. Lower level employees are more involved in the decision making process, but are still limited by upper management. Employees in the system are involved by policy making and group problems solving. Major policy decisions are left to those at top who have awareness of the problems that occurs at both upper and lower levels throughout the organization. फिर थर्ड है हमारा परामर्शकारी नेतृत्व यानी कंसल्टेटिव लीडरशिप। इस थ्योरी में बताया गया है कि अपने जो भी सबऑर्डिनेट हैं उन पर थोड़ा विश्वास और भरोसा अवश्य कर सकते हैं, परंतु पूरा विश्वास करना गलत है। इस थ्योरी के अनुसार ऐसे नायक लीडर अपने जो पॉलिसीज बनाते हैं उनसे पूर्व अपने जो सबऑर्डिनेट होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनसे एक बार कंसल्ट कर लेते हैं और उसके बाद अपने दैनिक कार्यों से संबंधित निर्णयों का अधिकार उन अधीनस्थों को वो सौंप सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं, उनसे सुझाव मांग सकते हैं, पर पूरा का पूरा डिसीजन उन सबऑर्डिनेट को नहीं दिया जा सकता। एंड लास्ट है हमारा पार्टिसिपेटिव ग्रुप लीडरशिप, सहभागी समूह नेतृत्व। इस प्रणाली को अपनाने वाले प्रबंधक नायक अपने अधीनस्थों में पूर्ण विश्वास और भरोसा रखते हैं। वे अपनी संस्था के सभी सदस्यों के बीच संचार की खुली द्वार नीति, ओपन डोर कम्युनिकेशन पॉलिसी अपनाते हैं। फलतः संस्था के सभी अधिकारी अधीनस्थ आपस में एक दूसरे से संदेश, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान हो सकता है, जिससे संस्था के उद्देश्यों की नीति निर्धारण में भी भूमिका निभाते हैं। कि participative system promotes genuine participation in decision making and goal setting in order to promote a workplace where all members equally share information. Likert argues that the participative system is the most effective form of the management within the system. This system also coincides with the human resource theory based on level of lateral interaction between employees and managers. तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि लिकर्ट की थ्योरी, लीडरशिप थ्योरी में 4 सिस्टम थे। सबसे पहला एक्सप्लॉयटेटिव, सेकेंड है बेनेवोलेंट, थर्ड है कंसल्टेटिव एंड फोर्थ है पार्टिसिपेटिंग। तो आज हमने टेननबाम और शमिट की थ्योरी भी पढ़ी और लिकर्ट की, ये दोनों थ्योरी आज हमने पढ़ी है। थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं।